हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज़न अकेडमी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 17th ग्रुप की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, सारी की सारी एक जगह, ताकि आपको उनको याद रखने में बहुत आसानी हो और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ये आपने कर लिया तो आप समझ लीजिए इसके क्वेश्चंस आप सारे सॉल्व करके आ सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम हेलोजेंस की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एटेस्टाइन जो होता है वो आपका रेडिएक्टिव है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करते हैं। सबसे पहले चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आपको इनके लिए याद रखना चाहिए। तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। यहां पर सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है क्लोरीन, Cl बॉन्ड की। फिर अगला नंबर आता है Br बॉन्ड का, फिर नंबर आता है Ff बॉन्ड का, और सबसे वीक होता है I बॉन्ड। रीजन बहुत सिंपल है, ऑल्दो ये आप सीख चुके हो कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती जाती है। लेकिन अगर आप फ्लोरीन के केस में बात करो तो फ्लोरीन जो होता है वो साइज में बहुत छोटा है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी बहुत कम होगी। क्लोरीन रिलेटिवली साइज में बड़ा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ रिलेटिवली क्या होती है, ज्यादा। सेम इज द केस फॉर ब्रोमीन। ब्रोमीन और बड़ा है, उसकी बॉन्ड लेंथ और ज्यादा होगी। हेलोजेंस के अंदर क्या होता है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर होने के बाद हर हेलोजन एटम के पास क्या बच गए हैं, एक्स्ट्रा 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं। तो अब आप देखो, क्लोरीन के पास भी वही 6 इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लोरीन के पास भी वही 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ब्रोमीन के पास भी वही 6 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन फ्लोरीन के छोटे साइज की वजह से जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके ऊपर छोटे से एरिया में प्रेजेंट होते हैं, छोटे से वॉल्यूम में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप बोलो तो फ्लोरीन की नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होती है। क्या होती है, फ्लोरीन की नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होती है, और इसकी वजह से फ्लोरीन के बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है। क्लोरीन का साइज बड़ा है, चार्ज डेंसिटी कम है, तो रिलेटिवली कम रिपल्शन होता है। इसलिए क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से ही क्या होती है, ज्यादा। क्लोरीन ब्रोमीन में कंपेयर करूं तो साइज का फैक्टर आ चुका है, ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन से कम होती है। यह ऑर्डर आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है और कभी कभी आपके कहीं और काम में आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखें। जो दूसरा ऑर्डर आपको देखना है वो है ऑक्सीडाइजिंग पावर का। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस की बात करें तो आप सभी अच्छे से जानते हैं फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग होता है फ्लोरीन। तो जो ऑर्डर चलता है वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसमें कोई एक्सेप्शन या फिर अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं है। नॉर्मल डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रही है, कम हो रही है। इवन यही इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी होता है। ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना। उसके अलावा हेलोजन एसिड्स HF, HCl, HBr, HI, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको याद रखना है। तो अगर मैं आपसे हेलोजन एसिड्स की बात कर लूं, या फिर आप सिंपल हाइड्रोजन हैलाइड्स बोले इनको, तो देखो, अगर हम हेलोजन एसिड्स बोल रहे हैं तो पहले हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। और एसिडिक स्ट्रेंथ तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि भाई HI की सबसे ज्यादा होती है, फिर आपके पास आता है HBr, फिर आता है आपके पास HCl, और फिर आता है HF। रीजन इज बॉन्ड लेंथ। डाउन द ग्रुप जाने पर एटम का साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, और HI सबसे आसानी से H+ रिलीज करेगा। तो सबसे पहला तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद, तो आपको दो बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्डर याद रखने हैं। एक आपको ऑर्डर याद रखना है मेल्टिंग पॉइंट का, और जो आपका दूसरा ऑर्डर है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर HBr, HCl, HI के अंदर आप देखोगे तो वेंडरवॉल फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, तो देन आपके पास आएगा HI, फिर आपके पास आएगा HBr, और फिर कौन आएगा, HF। वहीं अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में आप देखोगे तो HI का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। किसका होता है, HI का। फिर आपके पास कौन आता है, आपका HF, उसके बाद कौन आता है, HBr, और सबसे लास्ट में कौन आता है, HCl। तो ये आपके पास क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है, जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब बढ़ते देखें आगे। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखने के बाद हम चलते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस पे। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए जो आपके काम में आती रहती है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस। रिएक्शन
ऑफ हेलोजेंस विद वाटर। अगर मैं वाटर से रिएक्शन की बात करूं तो ध्यान देना सभी हेलोजेंस वाटर से रिएक्ट करती हैं और ये वाटर में क्या होती हैं, डिस्प्रपोर्शनेट होती है। क्या होती है, डिस्प्रपोर्शनेट होती है। तो हेलोजेंस अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन इन वाटर एक्सेप्ट फ्लोरीन। देखो पहले तो आप रिएक्शन देखो, फिर मैं बताता हूं कि फ्लोरीन क्यों शो नहीं करता है। तो अगर हम जनरल टर्म्स में रिएक्शन लिखें X2 प्लस H2O, ये मिलकर आपके पास बनाएगा HX प्लस HOX। क्या बनाएगा, HX प्लस HOX। तो आप ध्यान दें यहां पर हेलोजन जीरो स्टेट में है, जीरो से ये पहुंचा -1 और यहां पहुंचा +1। तो देखो जब एक एलिमेंट एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, एक लोअर और एक हायर, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। तो जो आपकी हेलोजेंस हैं ये डिस्प्रपोर्शनेट होती हैं। ये रिएक्शन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शो कर सकते हैं, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ब्रोमीन और आयोडीन के साथ बहुत स्लो होती है। तो रिएक्शन की रेट सिर्फ क्लोरीन के साथ सिग्निफिकेंट होती है। विद आयोडीन एंड ब्रोमीन Br2 एंड I2 रिएक्ट वेरी स्लो। इवन क्लोरीन की रिएक्शन भी बहुत फास्ट नहीं होती है, लेकिन Br2 और I2 की इतनी स्लो होती है कि आप ये मान लो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो पहली चीज, अगर हम वाटर के साथ डिस्प्रपोर्शनेशन की बात कर रहे हैं तो मेनली वो कौन शो करता है, क्लोरीन शो करता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं अबाउट फ्लोरीन, तो फ्लोरीन ये रिएक्शन क्यों शो नहीं करता है, तो आप ध्यान रख रहे हैं, मैंने आपको ये बताया था, फ्लोरीन बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या करता है, इट ऑक्सीडाइजेस वाटर टू O2। मैंने आपको ये बताया फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब आप फ्लोरीन की रिएक्शन वाटर से करवाते हो तो फ्लोरीन क्या करता है, वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद कन्वर्ट होगा HF में और वाटर को ये ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो बाकी सभी हेलोजेंस डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करता है, क्योंकि फ्लोरीन खुद एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होगा। बात समझ में आई? तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहली चीज तो आपको सीखनी चाहिए कि अगर आप क्लोरीन को पानी से रिएक्ट करवाओगे तो वो HCl हाइड्रोजन हैलाइड प्लस HOX, इसे हम बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड या फिर हाइपोक्लोरस एसिड, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, तो इस तरह से डिस्प्रपोर्शनेट होता है। सेम इसी तरह हेलोजेंस एल्कली के साथ भी डिस्प्रपोर्शनेट होती हैं और वो रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो आपकी अगली रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद NaOH। रिएक्शन विद NaOH ये भी अगेन एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये एल्कली की स्ट्रेंथ और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करती है। तो ध्यान से देखें, अगर आपने कोई हेलोजन लिया X2 और इसकी रिएक्शन आपने NaOH से करवाई और ये जो NaOH है ये कोल्ड एंड डाइल्यूट है, तो कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ जो आपका हेलोजन है वो डिस्प्रपोर्शनेट होगा, फॉर्मिंग NaX प्लस NaOX। ठीक, लेकिन वहीं अगर आपके पास ये जो NaOH है ये अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होगा, कैसा होगा, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तो उस केस में ये आपके पास बनाएगा NaX प्लस NaXO3। दोनों ही रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है, दोनों ही केस में आप देखोगे हेलोजन यहां पर भी जीरो में है, यहां पर भी जीरो में है, यहां ये -1 और +1 में गया, यहां पर ये -1 और +5 के अंदर चला जाता है। ये आपके पास OX माइनस है, इसे हम लोग सोडियम हाइपोहेलाइट बोलते हैं, सोडियम हाइपोहेलाइट, और ये जो है ये आपका हेलेट है। तो जहां पर जो आपका हेलोजन है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। अगेन ये जो आपकी रिएक्शन है यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। अगेन फ्लोरीन ये रिएक्शन शो नहीं करता है, तो फ्लोरीन बीइंग अगेन सेम चीज है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA लिख रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
ऑक्सीडाइजेस NaOH to O2। तो अगर आप यहां पर फ्लोरीन यूज कर लो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, तो फ्लोरीन NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaF प्लस हाफ O2। तो आप फिर से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, यहां आपको 2 NaOH लेना पड़ेगा प्लस साथ में एक H2O भी जाएगा। तो इस तरह से फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा, चाहे वाटर के साथ ले लो चाहे एल्कली के साथ। एल्कली के साथ बाकी सारी हेलोजन डिस्प्रोपोर्शनेट होती हैं, लेकिन फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज पर अगर आप फोकस करें तो ध्यान दें, यहां पर क्या होता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट है। तो जैसे जैसे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है और कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो आप ये ध्यान रखना, इन एल्कली मीडियम ये जो आपका OX माइनस बना, आयन डिस्प्रपोर्शनेट एंड रेट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। इसके डिस्प्रपोर्शनेट की रेट क्या होती है, टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। जैसे आप में से कई लोगों को डाउट आ रहा होगा कि सर इसमें क्या हुआ कि ये आगे बढ़ने लग गया। तो होता क्या, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ये जो OX माइनस है ये फर्दर X माइनस प्लस XO3 माइनस में डिस्प्रपोर्शनेट होता है। तो अगर आप यहां पर देखें तो हेलोजन यहां पर +1 में था, यहां चला गया -1 और यहां चला गया +5। एक स्टेट लोअर एक स्टेट हायर। तो जैसे आप ये रिएक्शन करवा के इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे या फिर एल्कली की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, दोनों ही केस में ये जो OX माइनस था ये X माइनस और XO3 माइनस में कन्वर्ट होगा और यहां से प्रोडक्ट चेंज होकर आपको ये मिल जाता है। खैर, ये तो लॉजिक है। मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो आपके पास NaX प्लस NaOX बनेगा, और अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है तो आपके पास NaX प्लस NaXO3 बनेगा, और फ्लोरीन इस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो नहीं करता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद जो आपके पास अगली रिएक्शन इंपॉर्टेंट आती है वो आती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ Cl2। तो अगर हम प्रिपरेशन ऑफ Cl2 की बात करें, क्लोरीन, ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती हैं जिनमें आपको फोकस करना है। तो जो पहली रिएक्शन होती है वो होती है रिएक्शन ऑफ पायरोलुसाइट। पायरोलुसाइट इज बेसिकली MnO2 की ओर होती है विद, आप इसकी रिएक्शन करवाते हो HCl के साथ। तो एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है ऑफ Cl2। इसमें क्या होता है, जैसे आप MnO2 की रिएक्शन HCl से करवाते हो, MnO2 प्लस HCl, आपको यहां पर मिलेगा MnCl2। प्रोडक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस साथ में मिलता है Cl2 प्लस आपको मिलेगा 2H2। रिएक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली पूछ लेता है कि MnO2 की रिएक्शन है HCl के साथ, डैश लगा देगा, बोलेगा प्रोडक्ट बताओ। ठीक है, तो क्लोरीन यहां पर इवॉल्व होती है। दूसरी रिएक्शन मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं। ठीक है, पहले मैंने आपको सिखाई हुई है। दिस इज कॉल्ड डेकन्स प्रोसेस। तो डेकन्स प्रोसेस में आप क्या करते हो, HCl का ऑक्सीडेशन करवाते हो विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 कैटलिस्ट। नेम रिएक्शन है, आपको पता होनी चाहिए। यहां पे आपको क्लोरीन मिलता है और साथ में क्या मिलता है, H2O। तो रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, 4HCl ये बन जाएगा 2Cl2 और 2H2O। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए फॉर क्लोरीन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर क्लोरीन आपके पास एक ग्रीन कलर की ग्रीनिश येलो गैस होती है, तो कलर है वो आप इसको ध्यान रखना, पंजेंट से इसकी स्मेल होती है। ठीक है। थर्ड इसकी जो रिएक्शन होती है इंपॉर्टेंट, दैट इज रिएक्शन विद NH3। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। मैं प्रॉपर्टीज में आ गया हूं, आप चाहो तो यहां पे लिख देना प्रॉपर्टीज। तो NH3 की रिएक्शन क्लोरीन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 ग्रुप में भी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। इसमें क्या होता है, आप NH3 और क्लोरीन दोनों में से किसी एक को एक्सेस में लेते हो। तो जब आप NH3 को एक्सेस में लेते हो तब तो आपको मिलेंगे नाइट्रोजन के प्रोडक्ट, यानी आपको एक तो मिलता है NH4Cl और एक मिलती है N2, जिनमें नाइट्रोजन डोमिनेट कर रहा है। ऑब्वियसली करेगा भी, क्योंकि NH3 किसमें है, एक्सेस में है। अगर आप यहीं पर NH3 की जगह क्लोरीन को एक्सेस में ले लो, एक्सेस में कौन है, क्लोरीन, तो फिर आपको क्लोरीन डोमिनेटिंग प्रोडक्ट मिलते हैं NCl3 प्लस आपको मिलता है HCl। तो ये आपकी दोनों रिएक्शंस हैं, आप इन्हें बैलेंस कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप लिखो 8NH3 24, ये लिखो 6NH4Cl, तो ये बन जाएगा 3Cl2।
तो आप देखो 24 6Cl हो गया, 6 नाइट्रोजन हो गए, ये बैलेंस्ड आपकी रिएक्शन। सिमिलरली आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो और 3Cl3 2, इसको अगर मैं 6 3Cl2 लिख दूं, इसको 2 लिख दूं, तो देखो ये बन जाएगा 2NCl3 प्लस 3 to 6HCl, तो क्लोरीन हो गए 12, तो 3 की जगह आपको इसे 6 करना चाहिए और ये आपकी रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। तो बैलेंसिंग आप आसानी से कर सकते हो अगर आपको रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पता है। तो ध्यान से देखें, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ NH3 विद Cl2। अगर NH3 एक्सेस में है तो नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको N2 प्लस NH4Cl मिलेगा। अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो आपको क्लोरीन डोमिनेटिंग प्रोडक्ट मिलेंगे, NCl3 प्लस आपके पास क्या फॉर्म होता है, HCl फॉर्म होता है। बात समझ में आती है? चलिए बात समझ में आती है तो मेरे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए अबाउट क्लोरीन। ठीक है, छोटी छोटी रिएक्शन जो होती है वो सबको पता होती हैं, बट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैं यहां पे बात कर रहा हूं, दैट इज रिएक्शन विद CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन। तो अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्लोरीन गैस को पास करोगे तो सिंपल शब्दों में आपसे बोलूं, आपके पास एक कंपाउंड बनता है CaOCl2 along with formation of H2O, और इसको आप बहुत अच्छे जानते हैं, हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। पहली चीज तो ये कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में क्लोरीन गैस पास करने पर क्या मिलता है आपको? ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। एक्चुअली जो ब्लीचिंग पाउडर है, इस ब्लीचिंग पाउडर में दो तरह के आयन होते हैं, एक CaCl और एक CaOCl। तो एक आपके पास यहां पर है क्लोराइड आयन, जहां पे क्लोरीन -1 ऑक्सीजन स्टेट में होता है, और यह है आपका हाइपोक्लोराइट आयन, जहां पे क्लोरीन +1। तो ब्लीचिंग पाउडर में दो तरह के क्लोरीन होते हैं, एक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और एक -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कई लोगों को दिखती भी नहीं है, एनसीईआरटी में साफ साफ दी हुई है, पहले भी पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछ सकता है, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आप लोगों को लगता है कि बस यही ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, नहीं। अगर आपसे ब्लीचिंग पाउडर का कॉम्पोजिशन पूछ ले, नहीं, ये भी आंसर नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का कॉम्पोजिशन होता है ये, उसमें CaOH होल ट्वाइस भी होता है, उसमें CaCl2 होता है, उसमें CaOCl होल ट्वाइस होता है, और साथ में 2H2। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है और ये ब्लीचिंग पाउडर का कॉम्पोजिशन है, और ये आपको याद रखना है। समझ रहे हो? CaOH होल ट्वाइस होगा, CaCl2 होगा और CaOCl होल ट्वाइस होगा। CaOCl2 नहीं है, ये CaOCl होल ट्वाइस है। इसे भी आप जरूर याद रखें, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो क्लोरीन की कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके अलावा देखें क्लोरीन वाटर, तो क्लोरीन वाटर जो है वो काम करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, and also as bleaching agent, and that is due to production of nascent oxygen। तो नेसेंट ऑक्सीजन के प्रोडक्शन की वजह से ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ब्लीचिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। तो जब आप Cl2 को वाटर में पास करते हो तो आपके पास ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं क्लोरीन की जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और छोटी सी चीज आती है, मैं चलता हूं थोड़ा सा और आगे आपके लिए, और बात करते हैं अबाउट इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, तो जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, नाम से पता लग रहा है, दो हेलोजन के बीच में जो कंपाउंड बनेगा उसे हम इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। जैसे आपके पास ICl हो गया, जैसे आपके पास ClF3 हो गया, जैसे आपके पास BrF5 हो गया, जैसे आपके पास IF7 हो गया। तो ये सभी आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड। ध्यान रखना, आयोडीन 7 मतलब ICl7 फॉर्म नहीं हो सकता, Br7 नहीं हो सकता, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस सिर्फ IF7 फॉर्म होता है। तो आप देख पा रहे हो कि एक इंटर हेलोजन कंपाउंड के अंदर दो हेलोजेंस होते हैं,
एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है। तो यहां देखो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो जो सबसे पहली चीज आपको यहां पे समझनी है, जब मैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को कंपेयर करता हूं नॉर्मल हैलोजन से, तो क्योंकि यहां पर चार्जेस प्रेजेंट है, पोलैरिटी है, तो एक चीज तो आप ध्यान रखना रिएक्टिविटी के अंदर कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर more reactive than normal halogens। तो जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो नॉर्मल हैलोजन से क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। डायरेक्टली पूछ सकता है क्यों होते हैं, उसका रीजन ये रहा क्योंकि यहां पर क्या होती है, बॉन्ड में पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। लिख सकते हो आप चाहो तो ड्यू टू बॉन्ड पोलैरिटी, या फिर थोड़ा और अच्छा लिखना चाहो और आप लिख सकते हो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से क्या होते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर सीखनी होती है दैट इज हाइड्रोलिसिस। इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो देखो इसका एक बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है, सिंपल सी ट्रिक होती है, इसको आप यूज कर सकते हो। अगर लेट्स से आपके पास कोई इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है AB3 टाइप, ठीक है। अब AB3 में क्या है, A है, B और B लाइक दिस। अब इसमें एक हैलोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक होगा ज्यादा। तो लेट्स से मान लो A जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और B जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। ध्यान से सुनना, तो अगर मैं आपसे AB बॉन्ड की बात करूं तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। बोलो दिखाई दे रहा है आपको। अब आप इसका करवा रहे हो हाइड्रोलिसिस। जब आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो तो आपके पास वाटर होगा HOH, और ये भी आप अच्छे से जानते हो कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसा देख लो, वाटर के दो कंपोनेंट होते हैं H+ और OH-। तो आप मुझे बताओ जब ये दोनों इंटरैक्ट करेंगे तो H+ किसके पास जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, माइनस वाले के पास। H+ जाएगा A- के पास और OH- जाएगा B के पास, जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके साथ तो H जाकर जुड़ेगा तो वो अपना हैलोजन एसिड बनाएगा। जैसे मान लो ये Cl होता तो HCl बन जाएगा एक प्रोडक्ट, और अगर मान लो ये ब्रोमीन या आयोडीन होता तो आयोडीन जाता OH के साथ और उसका ऑक्सी एसिड बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्सी एसिड बनेगा। तो यहां से तो बनेगा आपका हैलोजन एसिड जो कि HX फॉर्म का होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, और लेस वाले के साथ क्या बनेगा, अगर मैं आपसे लेस वाले की बात करूं इसके साथ बनेगा उसका ऑक्सी एसिड ऑफ सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास HOX बन गया है ना, HOB लिख रहा हूं, या फिर आपके पास HbO2 बन गया, HbO3 बन गया। ऑक्सीडेशन स्टेट B का क्या रहना चाहिए, सेम। फॉर एग्जांपल दिस केस आपके पास था AB3, तो आपको दिख रहा है साफ साफ AB3 में अगर आप देखोगे तो जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैंने यहां A को मान लिया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, A नहीं आएगा B आएगा, वरना हमारा वो चेंज आएगा। इसको लेस कर दो, ये लेस है, ठीक है, और इसको मोर लो, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां पर सेंट्रल एटम नहीं होगा, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखो B पे तो आएगा माइनस, तो जैसे आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे H2O तो B के साथ तो जाएगा H, Hb प्लस, देखो A का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +3 था, तो आपको हेलोजन A का +3 स्टेट का ऑक्सी एसिड मिलेगा, मतलब आपको मिलेगा HaO2। मजा नहीं आया, अभी आएगा। देखो मैं लिखता हूं ClF3, अब समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो ClF3 और H2O, बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के साथ तो जाएगा H, तो एक तो बनेगा HF प्लस, यस यहां पे क्लोरीन कौन से स्टेट में है, +3, तो क्लोरीन का +3 स्टेट का ऑक्सीड एसिड मिलेगा आपको, दैट इज HClO2। देखो यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, सही है। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, उसमें मान लो आपने BrF5 ले लिया, BrF5, और आपने BrF5 का हाइड्रोलिसिस करवाया, बताओ क्या बनेगा,
बिल्कुल, Br देखो यहां पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपको एक तो मिलेगा HF, है ना, बैलेंस तो हम कर लेंगे प्लस आपको Br का +5 स्टेट का ऑक्सी एसिड मिलेगा विच इज HbRO3 और बस यही आपका सिंपल क्या होगा, इसके हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट होगा। मान लो मैं आपसे बोलता हूं IF7, मुझे तो IF7 का प्रोडक्ट बताओ, तो भैया IF7 को हाइड्रोलाइज करवाओ, बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन से तो यहां पर बन जाएगा HF प्लस आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +7, तो आयोडीन का +7 स्टेट का ऑक्सी एसिड कौन होगा, वो होगा आपका HiO4 जो कि जिसमें आयोडीन +7 स्टेट में है और इसे हम पर आयोडिक एसिड के नाम से जानते हैं ना। तो ये रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। इनके प्रोडक्ट्स को आप रट नहीं सकते हो, तो आपको सिर्फ ये सिंपल ट्रिक यूज करनी है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है उसके साथ हाइड्रोजन जाएगा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके साथ OH जाएगा और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनेगा। सो ये थे आपके हैलोजन कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज। दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.